जय हिंद साथियों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप लोग भी सही होंगे और आप लोगों का भी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो पिछली कक्षा में हमने पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एमसीक्यूज़ को कवर किया था। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एमसीक्यूज़ को देखेंगे और जो भी संभावनाएं होगी हम सारे प्रश्नों को आज कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम 40 प्रश्नों का आंसर लगाते हैं। ये जो आप थंबनेल में देख रहे हो 40 एमसीक्यू, हम पूरे 40 एमसीक्यू को आज कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो हमारा ऑप्शन नीचे दिया गया है, तो उसमें आप आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर 1 है 1592, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 1602, ऑप्शन डी 1610। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन सी है, 1602। देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है 1602 में हुई थी और इंडिया जो इसका आगमन होता है, अराइवल ऑफ इंडिया, तो 1605 में इंडिया पहुंचा था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा नाम था वो था वरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी। ठीक है, अगर हिंदी में इसका नाम पूछा है तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वीओसी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो वीओसी का जो पूरा नाम है इस क्वेश्चन में जो आंसर है ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन सी है, क्योंकि अभी हमने आपसे डिस्कस किया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है वरिंगदे ओस्ट इंडीज कंपनी, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस देश में हुई थी? यानी आपको बताना है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्टेब्लिश है वो किस देश में हुआ था। देखो, हम अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पुर्तगाल तो होगा नहीं, क्योंकि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी वो अलग था। इंग्लैंड अलग है जो हमारे देश पे रूल किया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ये अलग है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। और नीदरलैंड को साथियों 2020 में अपने नाम का त्याग किया है, जिसे आप हॉलैंड या डच के नाम से जानते थे, उस नामों का इन्होंने त्याग किया है और ये फिर अपने आप को हॉलैंड कहने से एक तरह से त्याग दे दिया है। वो अपने आप को आप नीदरलैंड कहता है, जो कि 2020 में एक एक्ट के द्वारा अपने नाम को परिवर्तन किया है। तो सवाल ये है आप लोगों से कि आप ये बताइएगा कि प्रथम डच नागरिक कौन था जो इंडिया आया था? ठीक है, तो कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। डचों का मुख्य उद्देश्य भारत आने का क्या क्या था? यानी आपको बताना है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आया उनका मेन मोटिव क्या था? तो क्या ऑप्शन धर्म प्रचार के लिए, या ऑप्शन बी राजनीति करने के लिए, ऑप्शन सी व्यापार करने के लिए, ऑप्शन डी शिक्षा यानी एजुकेशन के लिए? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, व्यापार। क्योंकि आप जानते हो कि यानी कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं और जितने भी कंपनीज हैं, सारे जो ईस्ट के साथ व्यापार करने के ही मकसद से आया था। और सबसे बड़ा जो कारण था वो पुर्तगालियों को एशिया के साथ यूरोप में होने वाले मुनाफे से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। डच भारत में मुख्यतः किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी मसाला, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी कोयला। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर होने वाला है मसाला, क्योंकि मसाला ही एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा वस्तु है जो कि एक तरह से फसाद का जड़ बन गया था यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड के लिए। ठीक है, तो इसका हम थ्योरी भी कवर करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, क्योंकि
बहुत सारे एग्ज़ाम भी नज़दीक है, उसके बाद हम थ्योरी की क्लास अच्छे से कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डच ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित कहाँ किया था? ऑप्शन 1 है सूरत, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन डी क्या है हुगली। तो आप हमें ये बताइए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो देखो साथियों, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि मसूलीपट्टनम एक ऐसा जगह है जहाँ पर डचों ने अपना व्यापार यानी कि एक तरह से क्या कहते हैं कारखाना स्थापित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डचों ने मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित कब किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यानी कि मसूलीपट्टनम में अपना कंपनी इस्टेब्लिश किया था वो था 1605 में, क्योंकि 1602 में कंपनी का स्थापना हुआ और जैसे ही इंडिया में आया सबसे पहले उन्होंने कोठी स्थापना की जो कि मसूलीपट्टनम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डचों का भारत में प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन 1 है गोवा, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी बम्बई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पुलिकट होगा, है ना, क्योंकि पुलिकट इसका प्रमुख बंदरगाह था जो कि यहीं से वो व्यापार करते थे और 1610 में इन्होंने पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलिकट में डचों ने अपना कारखाना कब स्थापित किया? तो वही सवाल आ गया। तो इसका राइट ऑप्शन सी है डच, सॉरी 1610 में, क्योंकि 1610 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रथम कोठी स्थापित की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पुलिकट किस वर्तमान राज्य में स्थित है? ठीक है, तो हमें बताना है पुलिकट किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन 10 के हिसाब से आपको राइट आंसर लगाना है, तो क्योंकि तमिलनाडु का एक जगह है, ठीक है, तमिलनाडु में ही इन्होंने प्रथम यानी कि राज्य में स्थित है। ठीक है, पुलिकट जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि भारत में डचों का मुख्यालय कहाँ था? तो मेरा शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि भारत में डचों का मुख्यालय कहाँ था। ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है पुलिकट, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी कोचीन। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर होने वाला है वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ऑप्शन नंबर बी पुलिकट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डचों ने बंगाल में अपना प्रमुख कारखाना कहाँ स्थापित किया था? यानी आपको बताना है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कहाँ अपना पहला कारखाना स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर होने वाला है चिंसुरा, क्योंकि बंगाल में एक जगह पड़ता है जिनका नाम है चिंसुरा, वहीं पे इन्होंने कोठी अपनी स्थापित करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिंसुरा किस नदी के किनारे है? देखो आप इसको भी क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि गंगा नहीं होगा, ये बिहार और यूपी के इलाकों में गुजरने वाला है, यमुना ये दिल्ली के इलाकों में और यूपी के इलाकों में होता है। तो ऑप्शन सी हुगली, जो कि आप फेमस है हुगली के नाम से, आप एक नदी बहती है, तो यही है हुगली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डचों ने भारत में किस यूरोपीय शक्ति को चुनौती दी थी? क्योंकि जब डच आए थे उस समय ना फ्रांसिस था, ना डेनिश था, ना अंग्रेज थे, तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल। ठीक है, तो 14 का हमारा राइट आंसर है पुर्तगाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, डचों ने पुर्तगालियों को किस क्षेत्र में विशेष रूप से चुनौती दी थी? यानी कि आपको बताना है डचों ने पुर्तगालियों को किस क्षेत्र में चुनौती दी थी। तो 15 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो मलक्का वाला इलाका है, जो मसालों का द्वीप के नाम से जानते हैं, वही इलाका है जहाँ पर पुर्तगालियों को चुनौती दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16, डचों का मुख्य व्यापारिक हित किस क्षेत्र में था? ऑप्शन 1 है उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन सी मध्य भारत, ऑप्शन डी कश्मीर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहने वाला है दक्षिण पूर्व एशियाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डचों ने भारत में मुख्यतः किस वस्तु का निर्यात किया था? यानी आपको बताना है कि किस वस्तुओं को उन्होंने अपने कंट्रीज में लेके गया था। तो घोड़े, सोना, कपड़ा, नमक। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 का हो सकता है घोड़ा तो होगा नहीं, सोना तो था नहीं और नमक की तो बात नहीं है। तो ऑप्शन हमारा एक बच जाता है जिनका नाम है सी कपड़ा। सूती वस्त्र ज़्यादा इन्होंने व्यापार। और देखो साथियों, डच ही ऐसा कंपनी था जिन्होंने सूती वस्त्र के व्यापार को वर्ल्ड लेवल पे लेके गया था। डचों का भारत में सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्र कौन सा था? ऑप्शन 1 है दिल्ली, ऑप्शन बी कोरोमंडल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो 18 का हमारा जो आंसर होने वाला है, डचों ने कोरोमंडल में अपना वस्त्र केंद्र स्थापित किया था और वहीं से उन्होंने व्यापार किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने गुजरात में अपना प्रमुख कारखाना कहाँ बनाया था? तो 19 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है सूरत, जो कि गुजरात में है। सूरत एक ऐसा जगह है जहाँ पर इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया था। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने कोचीन पर किससे अधिकार प्राप्त किया था? तो अंग्रेजों से, फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से या मराठों से? ठीक है, तो हमारा 20 का जो राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि देखिए उस सब जब डच यहाँ पर अपना पावर को दिखा रहे थे, ना अंग्रेज था, ना फ्रांसीस थे, ना मराठे। तो हमारा क्या बच जाता है? ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, डचों ने कोचीन पर कब अधिकार किया था? तो 1650 में, क्या 1655 में, या 1663 में, या 1670 में? तो 21 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि डचों ने कोचीन पर जो अधिकार किया था वो 1663 में किया था, जो कि ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 22, डचों का भारत में प्रमुख मसाला व्यापार केंद्र कौन सा था? क्या आगरा था, मालाबार तट, बंगाल, बिहार? इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि देखो मसाला जो मुख्यतः केरल वाला इलाका में ज़्यादा होता था, और स्पाइसेस ऑफ जो कहते हैं वो केरल का ही मसाला है, जिसे हम काली मिर्च के नाम से जानते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट। ठीक है, आपसे हम सवाल भी पूछेंगे लास्ट में, उसको भी ध्यान से देखिएगा और पूरे क्लास को सभी क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। डचों का भारत में प्रभाव मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ? तो हमें बताना है कि डच जब इंडिया आया तो उसका टाइम पीरियड क्या था? तो क्या 15वीं था, 17वीं, 18वीं या 19वीं सदी? तो ऑप्शन 23 के हिसाब से हमारा 17वीं है, क्योंकि आप जानते हो जो सदी है वो साल और ईस्वी में 100 साल का एक अंतर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कह देगा 21वीं सदी। अगर कोई कह देगा 21वीं सदी, इसका अर्थ है कि 2000 की बात कर रहा है। ठीक है, सॉरी हमने गलत बता दिया आपको। 21वीं सदी का अर्थ होता है कि हम जैसे कि यानी 20 जो होता है, 20 और 21 के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उनको हम समझते हैं। अगर कोई कह दे 17वीं सदी, तो यानी कि 1600 जो, सॉरी एक बार देख लेते हैं, यानी हमारा क्वेश्चन क्या था। अगर मान लीजिए यहाँ 17वीं सदी का, तो इसका टाइम पीरियड जो होगा 1600 एडी से 1600 एडी से यानी कि 1700 एडी के बीच के काल को हम 17वीं सदी के नाम से जानते हैं। अगर इन्हीं में 18वीं सदी कहेगा तो फिर 17 से 1800 ईस्वी के बीच में जो टाइम पीरियड है उनको हम 18वीं सदी के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो डचों और अंग्रेजों के बीच प्रमुख संघर्ष किस क्षेत्र के व्यापार को लेकर था? क्या चाय था, मसाला व्यापार, या अफीम, या नील? तो देखो साथियों, डच और अंग्रेजों का जो इंडोनेशिया वाला जो इलाका है वहीं पे पहली झड़प होती है, जो कि मसाले को लेकर के था। ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर। और वहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, फिर अंग्रेज अपना पाँव जमाने के लिए फिर इंडिया की ओर बढ़े थे। ठीक है, इंडोनेशिया जो बटाविया वाला जो इलाका है उन इलाकों में पहले गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अम्बोयना घटना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1610, ऑप्शन बी 1619, ऑप्शन सी 1623, ऑप्शन डी 1623। तो 25 का हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 1623 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्बोयना घटना में किस यूरोपीय शक्ति के व्यापारियों को डचों ने दंडित किया था? तो यानी हमें बताना है अम्बोयना की जो घटना होती उसमें किस कंपनी को पनिशमेंट दिया गया था। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन डी अंग्रेज और ऑप्शन डी डेनिश। देखो, ये अम्बोयना की घटना इंडिया में नहीं हुआ था, ये इंडोनेशिया वाला इलाका में हुआ था। ठीक है, तो इंडोनेशिया वाला जो इलाका है वहाँ पे अंग्रेज गए थे अपना मसालों का व्यापार करने के लिए, तो वहाँ उसकी दाल नहीं गली, फिर वहाँ से वो बाहर आए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्बोयना की घटना के बाद अंग्रेजों ने मुख्यतः किस क्षेत्र पर ध्यान दिया? तो इंडोनेशिया में हुआ था, जाहिर सी बात है वो इंडोनेशिया से तो निकलेंगे, चीन नहीं गए, जापान नहीं गए, तो हमारा आंसर होगा बी भारत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने श्रीलंका में किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? क्या अंग्रेजों को इन्होंने पराजित किया, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को या डेनिश को? तो इन्होंने जो श्रीलंका में जिस कंपनी को मतलब एक तरह से पराजित किया था वो था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पुर्तगाली एक तरह से धीरे धीरे अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। उस समय एक शक्तिशाली रूप में डचों का प्रभुत्व हो रहा था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। डचों का सबसे शक्तिशाली एशियाई व्यापारिक केंद्र कहाँ था? डचों का जो एशियाई व्यापारिक केंद्र था वो एक जगह था इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया में एक जगह का नाम है बटाविया, वहीं पर इन्होंने शक्तिशाली व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है, अगर वहीं इंडिया में पूछे तो इन्होंने पुलिकट में खोला था। अगर पहला फैक्ट्री पूछे तो इंडिया में मसूलीपट्टनम, जो कि 1605 में स्थापना किया था। ठीक है, 30 का है कि बटाविया वर्तमान नाम क्या है? आपको बताना है कि बटाविया का जो वर्तमान नाम है क्या है। क्या बैंकॉक है, क्या जकार्ता है, क्या कोलंबो है, क्या मनीला है? तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होने वाला है जकार्ता है। जकार्ता का पुराना नाम बटाविया था, जो अभी इसको हम जकार्ता के नाम से जानते हैं, जो कि इंडोनेशिया का जगह है। डचों ने बटाविया को अपना मुख्यालय कब बनाया? तो आपको बताना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बटाविया को कब अपना मुख्यालय बनाया। तो ऑप्शन है 1602, 1619, 1623, 1635। तो 31 का हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 1619। ठीक है, इन्होंने 1619 में अपना मुख्यालय बनाया था, ध्यान पे रखिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन एक है एम्स्टर्डम, बटाविया जो एक एशियाई मुख्यालय है, तो सूरत, पुलिकट। तो देखो साथियों, अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बोला जाता कि इंडिया में मुख्यालय कहाँ है, तो हम पुलिकट इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन इंडिया के कंटेस्ट में नहीं बोला है, ये पूरे वर्ल्ड के कंटेस्ट में बोला है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर होने वाला है बटाविया, जो एशियाई का मुख्यालय था। ठीक है, ऑप्शन जैसा होगा, क्वेश्चन जैसा होगा, उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। भारत में डचों की शक्ति को निर्णायक झटका किस युद्ध में लगा? ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यही एक ऐसा युद्ध होगा जिसके कारण डचों की शक्ति एक तरह से कम होता चला जाएगा और फिर धीरे धीरे ये अपने कंपनी का व्यापार एक सीमित क्षेत्र में करने लगेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बैटल है वो है बेदरा का युद्ध, जो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। ठीक है, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिलती है और जाकर के और डच ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाते हैं। देखो, बेदरा के युद्ध से एक और चीज़ जान लेते हैं कि बेदरा का युद्ध हुआ क्या था, कहाँ था। पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिनका नाम है चिंसुरा, वहीं पर नवंबर 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। और अंग्रेजों की ओर से जो लीड कर रहे थे वो कर्नल फोर्ड और रॉबर्ट क्लाइव थे, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ओर से जो था वो डे लोनाई नाम से एक व्यक्ति था, उन्होंने इसका मतलब नेतृत्व किया था। ठीक है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। बेदरा का युद्ध कहाँ हुआ? चिंसुरा में, जो कि पश्चिम बंगाल वाला एक इलाका है। बेदरा का युद्ध कब हुआ? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभी ने इसको डिस्कस किए थे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बेदरा के युद्ध में डचों को किसने पराजित किया? तो हमारा आंसर है अंग्रेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। बेदरा का युद्ध किस क्षेत्र के पास हुआ था? तो अभी हमने इसका डिस्कस किया है, तो हमारा ऑप्शन होगा चिंसुरा। ठीक है, चिंसुरा हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? बेदरा के युद्ध के बाद भारत में किसकी स्थिति मजबूत हुई? जाहिर सी बात है, अगर बेदरा के युद्ध में अगर डच हार गए तो डच के साथ किसका बैटल हुआ था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज शक्तिशाली होंगे, अपना स्थिति मजबूत करेगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। डचों ने भारत में राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करने के बजाय किस पर अधिक ध्यान दिया? देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ना धर्म को प्रोत्साहित किया, ना प्रशासन को, ना शिक्षा को। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? व्यापार, क्योंकि इन्होंने व्यापार को ज्यादा ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में डचों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? मुगल साम्राज्य था? बिल्कुल नहीं। मराठा शक्ति? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों से व्यापारिक एवं सैन्य प्रतिस्पर्धा था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सबसे है, क्योंकि डचों का मेन जो हार भी एक तरह से डचों का जो टाइम है वो ख़त्म हुआ अंग्रेजों की वजह से हुआ, क्योंकि अंग्रेज शक्तिशाली के रूप में उभरे थे। तो हमारा इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब समाप्त कर दिया गया? तो साथियों, आपको बताना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब समाप्त किया गया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि 1799 में ये अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन के जी नहीं, और क्वेश्चन नहीं है, यही 40 क्वेश्चन था। तो आप अपना स्कोर बताइएगा। तो साथियों, हम कुछ मेजर टॉपिक को समझ लेते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो कि हो सकता है आप एग्जामों में आए। देखो, 1602 ईस्वी में डच संसद ने कंपनी को जो स्थापना किया था, इन्होंने पूर्वी के साथ व्यापार के लिए 21 वर्षों का एकाधिकार यानी कि मोनोपोली लिया था। इनका जो मेन मोटिव था वो था मसाला का व्यापार, वस्त्र के व्यापार। इनमें जो होने वाला लाभ है उनको, ठीक है। इनका जो मुख्य विशेषता क्या था कि ये इंडिया के मामले में इंडोनेशिया में ज़्यादा ध्यान दिया, और इंडोनेशिया से उन्होंने व्यापार किया। और इंडोनेशिया एक तरह से मसाले का द्वीप कहा जाता है, वहाँ से उन्होंने व्यापार किया। तो भारत में इन्होंने क्या किया? तो भारत में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी गई वो वस्त्र व्यापार को दिया गया। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को दिया गया। ये अधिकतर जो व्यापार किए हैं वो भारत के कोरोमंडल तट पर किया था। ठीक है, और आपको पता है कि इन्होंने पहला जो मुख्यालय बनाया था वो पुलिकट बनाया था, जिसका टाइम पीरियड था 1610 ईस्वी में। और एक सवाल ये भी है कि इन्होंने अपना जो पैगोडा है, इन्होंने जो सिक्के ढालने की एक स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था? तो फोर्ट गोल्डरिया का किला है जो पुलिकट में ही है, वहीं पे इन्होंने एक स्वर्ण पैगोडा नामक सिक्के बनाने का काम किया। ठीक है, तो कोरोमंडल का मुख्य बंदरगाह क्या है? जो नागपट्टनम था, जो सूती व्यापार के लिए, मतलब सूती वस्त्र का जो व्यापार है उनको ज़्यादा प्रोत्साहित मिलाया था। ठीक है, तो ये हम समझ गए। और कुछ और भी चीज़ समझ लेते हैं कि देखो, हमने आपको बताया था कि आपसे एक सवाल किया था ना कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जो कि इंडिया में आया था। उसका नाम था कार्नेलियस डी हाउटमैन, जो 1596 के अराउंड में आया था। ठीक है, ये पहले सुमात्रा गए थे, फिर उसके बाद भारत पहुंचा था। तो 1610 में आप जानते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। 1605 में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापना की जो कि मसूलीपट्टनम में था।